हेलो एवरीवन, आई एम सुगा। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं आज हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं जो आपका ज्योग्राफी है, उसमें जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, जो प्रश्न इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, उसको पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है कि मानव भूगोल के प्रमुख उप क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। आप पेपर उठाकर देखना, कई बार ये क्वेश्चन आपका आज किया गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, फर्स्ट आप हेडिंग डालोगे मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र। ठीक है, हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है कि मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र निम्नलिखित हैं। कौन कौन से, उनको देखते हैं। तो देखिए, पहले आपको हेडिंग डालनी है मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र, उसके बाद आपको एक लाइन लिखनी है कि मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र निम्नलिखित है। कौन कौन से, उनको देखते हैं। तो पहला है व्यवहारवादी भूगोल एंड दूसरा है सामाजिक कल्याण का भूगोल। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है सांस्कृतिक भूगोल। इसके बाद चौथा आपका दिया गया है लिंग भूगोल। पांचवा है ऐतिहासिक भूगोल एंड इसके बाद यहाँ पर छठा है चिकित्सा भूगोल एंड सातवां है सैन्य भूगोल। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है संसाधन भूगोल एंड इसके बाद यहाँ पर देखिए संसाधन भूगोल के बाद आपका दिया गया है कृषि भूगोल एंड नेक्स्ट है औद्योगिक भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल एंड यहाँ पर जो आपका अगला है देखिए इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपका दिया गया है पर्यटन भूगोल। 13वां है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल एंड 14वां है आकाश का भूगोल एंड इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो नेक्स्ट है 15वां, वो आपका दिया गया है निर्वाचन भूगोल। ठीक है, तो मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र कौन कौन से हैं यहाँ पर आपने देख लिए। ठीक है, निर्वाचन भूगोल। इसके बाद आप लिखोगे कि प्रौद्योगिकी किसी समाज में सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। ओके, तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या दिया गया था कि मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो इस जो आपका क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से लिखोगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है उसको पढ़ते हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पूरा आपको सही से ये समझना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो प्रश्न है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया गया, यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है वो दिया गया है। देखिए, प्रश्न है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, फर्स्ट यहाँ पर आप हेडिंग डालोगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, हेडिंग डालने के बाद फिर यहाँ पर आपको लिखना है कि जनसंख्या वितरण एक अधिकार है जिसका उपयोग यह व्यक्त करने के लिए किया जाता है कि मनुष्य पृथ्वी पर, देखिए मनुष्य पृथ्वी पर कैसे विकसित हो रहा है। ओके, मनुष्य पृथ्वी पर कैसे विकसित हो रहा है। इसके बाद आप लिखोगे कि पृथ्वी भर में जनसंख्या का स्वभाव असमान है। कुछ क्षेत्र कम आबादी वाले हैं जबकि अन्य में अत्यधिक भीड़ है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17% है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अब इसके आगे देखिए, अब देखिए उतना लिखने के बाद यहाँ पर आगे देखिए आप इस तरह से लिखोगे कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य है। भारत में जनसंख्या फैलाव को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक इस प्रकार हैं।
ठीक है। फिर आपको ये लिखना है, देखिए भौगोलिक कारक यानी जियोग्राफिकल फैक्टर्स, सामाजिक कारक सोशल फैक्टर्स, सांस्कृतिक कारक इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कल्चरल फैक्टर्स, आर्थिक कारक इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको फर्स्ट हेडिंग जो है, देखिए अब यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट हेडिंग है वो पड़ेगी जियोग्राफिकल फैक्टर्स। फिर इसमें आप यहाँ पर पहले ब्लैक पेन से लिख दोगे स्थलाकृति। इसके बाद आपको लिखना है कि ये सभी क्षेत्र खेती, निर्माण और सहायता गतिविधियों के लिए स्वीकार होने के बाद भी लोग तराई और पहाड़ों की तुलना में मैदानी इलाकों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। तो जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर जो है आप इस तरह से लिखोगे। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे प्रश्नों को लिखते चलिए, सभी ही प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट है उसको पढ़िए। देखिए यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है, तो प्रश्न आपका दिया गया है। गाइस अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर सच में ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ऑल सब्जेक्ट के, वो आपको मिलेंगे इसी चैनल पर। तो गाइस अगर सच में इस बार आपको 90+ स्कोर करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों में एक बार इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ओके, कि चलवासी कृषि की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है कि चलवासी कृषि की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप हेडिंग डालोगे चलवासी कृषि की मुख्य विशेषताएं। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है, देखिए हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे इस कृषि में पशुचारक अपने पालतू पशुओं के साथ पानी व चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। ठीक है, स्थानांतरित होते रहते हैं। इस तरह से लिखने के बाद फिर आगे आप लिखोगे कि इसमें पशुचालक ना तो चारे की फसल उगाते हैं और ना ही घास उगाने की व्यवस्था करते हैं, अतः इनके पशु पूर्णतः प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर करते हैं। इस तरह से आप लिखोगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपका सेकंड पॉइंट है वो आपको क्या लिखना है। देखिए इसके बाद यहाँ पर जो आपका सेकंड पॉइंट है वो आप लिखोगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपका सेकंड पॉइंट है वो आपको लिखना है कि प्रत्येक पशुचारक वर्ग अपने अपने निश्चित चारागाह क्षेत्र में विचरण करता है। इन चारागाहों के सुस्पष्ट सीमा क्षेत्र होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको क्या लिखना है उसको देखते हैं। इसके बाद आप लिखोगे कि इन्हें जानकारी होती है कि इनके द्वारा विचरित क्षेत्र में मौसम के अनुसार जल और घास कहाँ और कितनी मिलेगी। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या था कि चलवासी कृषि की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो उसका जो आंसर है अब एक बार दोबारा से देख लीजिए। इस तरह से आप जो आपका प्रश्न है इसका आंसर आप इस तरह से लिख कर आओगे। ओके, एक बार आप देख लीजिए। तो क्वेश्चन है कि चलवासी कृषि की मुख्य विशेषताओं का वर्णन वो आप इस तरह से करोगे। आई होप जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो यहाँ पर क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हो कि सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। कई बार क्वेश्चन आज किया गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले आप करोगे क्या, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है सतत पोषणीय विकास की संकल्पना। ठीक है,
हेडिंग डालने के बाद फिर आप लिखोगे कि विकास की अवधारणा गत की है और इसका अर्थ समय समय पर विकसित होता रहा है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर आपको फर्स्ट हेडिंग क्या डालनी है, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना। हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे कि विकास की अवधारणा गत की है और इसका अर्थ समय समय पर विकसित होता रहा है। इसके बाद आपको लिखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के विकास की मतलब सिर्फ आर्थिक वृद्धि थी। विकास का मतलब सिर्फ आर्थिक वृद्धि थी। इस समय विकास को आर्थिक विकास के रूप में देखा जाता था। ठीक है, देखा जाता था। इसके बाद देखिए, अब देखिए इसके बाद आप लिखोगे कि आर्थिक विकास को सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी और प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति खपत के संदर्भ में मापा जाता था, लेकिन बाद में यह पाया गया कि उच्च जीडीपी विकास वाले देश में भी धन के असमान वितरण के कारण गरीबी लोगों की संख्या में वृद्धि हुई। ओके, इतना लिखने के बाद अब इसके बाद देखिए, इतना लिखने के बाद फिर आप इस तरह से लिखोगे, वृद्धि हुई। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि 1970 के दशक में आर्थिक वृद्धि और समानता को विकास की परिभाषा में शामिल किया गया था। यह महसूस किया गया कि विकास की अवधारणा को केवल आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, इस तरह से आप जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर आप इस तरह से करोगे। तो प्रश्न आपका क्या था कि सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। ओके, तो इस प्रश्न का आंसर आप इस तरह से लिखोगे। अब इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है कि भारत में जल संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए। ठीक है, भारत में जल संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो अब इसको देखिए, इसका जो आंसर है वो आप किस तरह से लिखोगे उसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे भारत में जल संरक्षण के उपाय। ओके, हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है कि जल संरक्षण का अर्थ है जल के प्रयोग को घटाना एवं सफाई, निर्माण एवं कृषि आदि के लिए अपशिष्ट जल का पुनः चक्रण करना, धीमी गति के साबर यानी कम पानी गर्म होने के कारण कम ऊर्जा का प्रयोग होता है और इसीलिए इसे कभी कभी ऊर्जा कुशल साबर भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या दिया गया था कि जल संरक्षण का अर्थ है जल के प्रयोग को घटाना एवं सफाई, निर्माण एवं कृषि आदि के लिए अपशिष्ट जल का पुनः चक्रण करना, धीमी गति के शावर हेड्स, धीमा फ्लश शौचालय एवं खाद शौचालय। ओके, इस तरह से आप लिखोगे। अब इसके बाद आपको पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर ये भी लिख देना है। देखिए इसके बाद आप लिखोगे कि यह जांच करें कि आपके घर में पानी का रिसाव ना हो। आपका क्वेश्चन क्या था कि भारत में जल संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यह जांच करें कि आपके घर में पानी का रिसाव ना हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे कि पानी के नलों को इस्तेमाल करने के बाद बंद रखें। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि नहाने के लिए अधिक जल को व्यर्थ ना करें। ठीक है, इस तरह से आप इनके जो पॉइंट हैं वो आप इस तरह से लिख सकते हो। यहाँ तक समझ आ गया। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि भारत में जल संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए। तो फर्स्ट आप हेडिंग डालो कि भारत में जल संरक्षण के उपाय, और फिर आपका जिस तरह से ये आंसर लिखा है इस तरह से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिख कर आना है। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। तो गाइस यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न था वो आपने देख लिया। पहला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया था कि मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्रों का उल्लेख कीजिए।
तो जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वो हमने यहाँ पर देखे। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे, ठीक है, ज्योग्राफी के। तो गाइज़ अगर आपको ये सच में वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, ओके। अगर सच में वीडियो अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों में एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और गाइस अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, एक भी वीडियो आपसे छूटे ना, ओके। थैंक यू सो मच। तो गाइस कैसा लगा वीडियो? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर सच में ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर जरूर करें, ओके। वीडियो अच्छा लगा करें तो प्लीज टाइम मी इन द कमेंट बॉक्स, आप में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ओके। थैंक यू सो मच।